नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने फोर्थ चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है इसमें। हम आए हुए हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जो हमारा वैश्वीकरण हुआ है, उस वैश्वीकरण के कारण हमारी जो कृषि है, अर्थव्यवस्था के ऊपर तो देखो सीधा इफेक्ट पड़ा। लेकिन हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट है, हम बात करेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करेंगे। उस एग्रीकल्चर के कारण क्या है समस्याएं हमारे सामने देखने को मिली हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना, इट वाज देयरफॉर एट द टाइम ऑफ colonization in the 19th century when European traders came to India. At the time too, India's spices were exported to the different countries of the world, and farmers of the southern India were encouraged to grow these crops. Till today it is one of the important items of the export from the country. देखिए, यदि हम बात करें जो हमारे लिए वैश्वीकरण है कि जब हम एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की जो अन्य प्रकार की अन्य देशों की अर्थव्यवस्था होती है उसको क्या कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। यह जो शब्द था कुछ मात्रा में क्या हमारे जब हम गुलाम थे तो उसमें भी हमें देखने को मिला था। जैसे ही हमारे देश के अंदर 19वीं शताब्दी में क्या कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थी, जो कंपनियाँ आई थी, वो क्या करती थी, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में स्पाइसेस को लेकर जाती थी और आगे जाकर उनको क्या ज़्यादा दामों पर बेचना शुरू कर देती थी। वो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से ये जो तीव्र गति से जो एक्सपोर्ट हो रहा था, इसी वजह से जो हमारे दक्षिण भारत में भी किसान थे इन्हीं फसलों को उगाने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे थे। और आज भी हमारे देश के अंदर क्या है, आज भी आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिणी भारत की यदि हम बात करें स्पाइसेस के मामले में, जहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आते दक्षिणी भारत में, तो आज भी वो प्रक्रिया चालू है जो हमारे उपनिवेशीकरण के समय थी भाई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू द ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यदि हम बात करें ब्रिटिश जो पीरियड रहा था हमारा, जो हम गुलाम थे उस समय, तो भारत से क्या हुआ, अभी जो कपास था वो रॉ मटेरियल के लिए क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, तो उन्होंने रॉ मटेरियल के लिए क्या उनको अपने देश में क्या एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड रॉ मटेरियल। और ये जो फेमस जो हैं, हम जब भी बात करते कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, तो लिवरपूल और मैनचेस्टर, जैसे मैनचेस्टर आपने सुना भी होगा, वो सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं पूरे विश्व के अंदर भाई। और वो इसीलिए कि भी हमारे यहाँ से अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड 1917 in बिहार. This was started because farmers of the regions were forced to grow indigo on their lands because it is necessary for the textile industries which were located in the Britain. They were unable to grow food grains to sustain their families. आपको ये याद होगा बिल्कुल 1917 में जो हमारा चंपारण बिहार के अंदर क्या है कि भी चंपारण में मूवमेंट हुआ था, गांधी जी ने के द्वारा सत्याग्रह शुरू किया था। हम 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो उनको क्या ज़बरदस्ती से इंडिगो को लिए मजबूर किया जाता था। ये आपको याद होगा रेत के बारे में, मतलब क्या जो उगाने की प्रक्रिया होती थी, जिसे रेतों को दिया जाता था। एक और प्रक्रिया होती थी, 2 प्रकार से उत्पादन करवाया जाता था, और महलवारी सिस्टम था और रेतवाड़ी सिस्टम, 2 प्रकार के सिस्टम थे। तो वो क्या है स्पेशल तरीके से क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो कलर आप समझते हैं, आपको याद होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद है 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि भी वहाँ पर कलर्स के रूप में इसको उपयोग किया जाता था। इसलिए क्या कि वो जो है फूड ग्रेन्स वहाँ पर उगा नहीं पाते थे। जैसे हमने बात की थी, अगर आपने यहाँ पर उगा लिया तो वहाँ पर ये हमारी धान की खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था अभी। अंडर ग्लोबलाइजेशन particularly after the 1990s, the farmer in India have been exported to new challenge. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agriculture products are not able to compete with the development countries because of highly subsidies agriculture in these countries. उसके बाद जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, वैसे तो ग्लोबलाइजेशन था, अभी सभी सारी वर्ल्ड मार्केट खोल दी गई थी। तो उत्पादन क्या वर्ल्ड मार्केट के लिए क्रिएट किया जा रहा था। तो उसमें क्या कि भारत जब देश आज़ाद हुआ, और ख़ासकर 1990 के बाद की यदि हम बात करें, तो हमें बहुत सारे जो है चेंजेस हमारे सामने आए। सो चेंजेस आने का जो कारण सबसे बड़ा क्या कि जैसे हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो 1991 में जो हमारा LPG होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो वो ग्लोबलाइजेशन 1991 में स्टार्ट हुआ था हमारा
न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, इसको तब स्टार्ट हुई थी। तो हमारे यहाँ पर ये बहुत बड़ी मात्रा में जो इन फसलों का उत्पादन ज़रूर हुआ था, लेकिन ये क्या है, जो हमारी डेवलप्ड कंट्री थी वहाँ के मुकाबले में क्या है कि जो प्रोडक्ट था हमारा क्या है थोड़ा सा फीका रह जाता था। इसलिए हमें थोड़े से चैलेंजेस आए। क्यों आए? क्योंकि वहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री थी वो सब्सिडी देती थी किसानों को, ताकि उनका जो है मटेरियल है कम से कम खर्चे पर उनका उगाया जाए, जबकि हमारे यहाँ पर कोई सी भी इस प्रकार की कोई विशेषता बिल्कुल भी नहीं थी। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स itself at the crossroads to make agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement of the condition of the marginal and small farmers. The Green Revolution promised much, but today it is under controversies. It is being alleged that it has caused land degradation due to the overuse of chemical, drying aquifer and vanishing biodiversity. The keywords today is green revolution, which include the genetic इंजीनियरिंग। देखो उसके बाद क्या कि आज हमारी जो है कृषि है वो दो राह पे खड़ी है, जिसमें हम बात करते हैं कि भी यदि हमें अपने जो एग्रीकल्चर को सक्षम बनाना, अच्छी प्रकार से हमारे किसानों को क्या है अगर वो प्रॉफिट हमें चाहिए कि भी प्रॉफिट उनको मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम सिंपल सी बात अगर हम उनकी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो हमें क्या सीमांत और जो है छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनके ऊपर क्या थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। अब ऐसे तो क्या कि भी हमारे देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई और उसने क्या एक समय तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमें दिया प्रोडक्शन, लेकिन आज इन्हीं की वजह से क्या थोड़ा सा क्या है कि आप कह सकते हैं इसके ऊपर आप आरोप कह सकते हैं कि भी इसके ऊपर आरोप लगे, और बिल्कुल सही लगे हैं आरोप, क्योंकि हमने क्या है वहाँ पर रिसोर्सेज का ओवर यूज़ किया, जैसे केमिकल डाले, हमने पानी का ज़्यादा उपयोग किया, हमने जो जैव विविधता थी उसको क्या ख़त्म करने को कगार पे आ गई, क्योंकि एरिया विशेष के ऊपर हुआ। और इसी वजह से क्या है कि थोड़ा सा फेलियर भी आते हैं, जैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपने पिछली 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा भाई। उसके बाद है कि इन्हीं के साथ साथ जो है जीन रेवोल्यूशन, जिसको हम जीन क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या है कि भी जो हमारे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के वीट सीड्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का प्रयत्न किया गया था भाई। In fact, organic farming is much in the vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as the fertilizer and pesticides, hence it does not affect the environment in the negative manners. लेकिन इसके साथ यदि हम बात देखें तो जैविक खेती है, जिसमें आप सभी जानते हैं, जिसमें क्या है जी हम क्या है जैविक ऑर्गेनिक उपयोग किया जाता है, जिसमें कोई भी फर्टिलाइज़र केमिकल वगैरह होता है वो आपका यूज़ नहीं किया जाता। तो इससे क्या है एनवायरनमेंट प्रभावित नहीं होता, और इसमें क्या है कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी बढ़ाने में मदद मिली है साथ के साथ में। A few economics think that the Indian farmers have a bleak future if they continued growing fruit grains on the holding that grows smaller and smaller as the population rises। तो कुछ अर्थशास्त्री क्या हैं कि उनका ये मानना है कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और हमारे जैसे आकार है जोतों का, यानी कि जो लैंड होल्डिंग है वो छोटी होती चली जा रही है, उसके बाद क्या है आने वाले समय में यदि हमने खाद्यान्नों के ऊपर अगर इसी प्रकार का जो उत्पादन होता था तो आने वाले समय में क्या हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा भाई। Smaller as the population, India's rural population about 833 millions, which depends upon 250 millions approximately hectare of the agriculture land, and average less than half hectare per person। यदि हम बात करें भारत के अंदर पॉपुलेशन बताई गई है रूरल एरियाज़ के अंदर 833 मिलियन है, जिसमें से 250 मिलियन क्या सीधे तौर पर क्या हमारे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रभावित है। उसके बाद है इन्होंने बात की है एन एवरेज ऑफ लेस दैन हाफ हेक्टेयर पर पर्सन है, यानी कि एक व्यक्ति के जो है हिस्से में का आधा एकड़ ज़मीन हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर डिपेंड हो। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिटी देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम कैरियल्स टू हाई वैल्यू crops. This will increase income and reduce environmental degradation simultaneously because fruits, medical herbs, flowers, vegetable biodiesels, crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops. उसके बाद क्या है कि भी यदि हम बात करें भारतीय किसानों को जो हमारा क्रॉप पैटर्न है जिसको हम सस्यावर्तन कहते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, और मतलब क्या सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इसमें जो आमदनी हमेशा में ज़्यादा मिलेगी और पर्यावरण में भी इसमें क्या है थोड़ा सा कमी आपको देखने को मिल रही है। और इसके बाद क्या है कि भाई हमें कुछ है जैसे फल हैं, औषधीय पौधे हैं, या जो बायोडीजल फसल कहा जाता है जैसे जट्रोफा जोजोबा है, फूल हैं, सब्जियां हैं, उनको उगाने के लिए क्या है चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है।
और भारत में इस प्रकार से जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमतें फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। बस भाई आज हमारा चैप्टर ख़त्म भाई।